गुड मॉर्निंग। आपके एसएससी जीडी और यूपीएसआई के पेपर स्टार्ट हो गए हैं और कुछ दिनों बाद एमटीएस के भी पेपर स्टार्ट होंगे। जब आप पेपर देने जाओगे ना, या फिर जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उनसे आप अगर बात करोगे तो वो बताएंगे कि 3 क्वेश्चन इतिहास से आया, 2 क्वेश्चन भूगोल से आया, 4 क्वेश्चन संविधान से आया, 3 क्वेश्चन मूल विधि से आया। मतलब ये नहीं पता चल पाता कि जब ये दो दो तीन तीन क्वेश्चन सब्जेक्ट से ही आ रहे हैं तो कुल मिला के 10-15 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। तो बाकी से इस क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? अगर 30-40 क्वेश्चन का जीएस बन रहा है और उसमें से सब्जेक्ट से केवल 15-20 क्वेश्चन ही बन रहे हैं, तो बाकी 20 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं ये दिमाग में नहीं आता। दरअसल बात ये है कि जो लोग ये पेपर दे रहे हैं जीडी का या फिर यूपीएसआई का, तो बहुत गहरी तैयारी करके ये लोग नहीं आए रहते। ग्रेजुएशन किए रहते हैं, उसके बाद फॉर्म डाल देते हैं, इंटर किए रहते हैं, इसके बाद फॉर्म डाल देते हैं। इसलिए आयोग भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो बड़े स्तर पे नाम, मतलब किसी सब्जेक्ट से वो जुड़े नहीं रहते लेकिन बड़े स्तर पे जाने जाते हैं। तो ऐसे ही आज की वीडियो में हम कुछ आपको क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो वास्तव में किसी सब्जेक्ट से नहीं जुड़े रहते लेकिन क्वेश्चन के रूप में किसी न किसी पेपर में हमेशा पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपका पेपर है और आप तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा और इन सब को अपने दिमाग में रखने की कोशिश करिएगा जितना इस वीडियो में बताया जाएगा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो भी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं एसएससी जीडी का या फिर यूपीएसआई का या फिर एमटीएस का, उनके पास इसको शेयर कर दीजिएगा, उनको भी कुछ फ़ायदा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए और इसको समझने और दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए। जैसे नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आ गया था, ये किसी सब्जेक्ट से नहीं जुड़ेगा। और इसमें जो क्वेश्चन आता है, जैसे कि नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? स्वीडिश अकादमी, मतलब कि स्वीडिश की एक अकादमी संस्था है, वहाँ से दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है, मतलब किसकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में, उन्हीं की याद में ये दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? साहित्य, शांति, रसायन, भौतिक, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ये सब रटना नहीं है, जनरली आप एक दो बार अगर देख लेंगे ना, याद हो जाएगा, आप पेपर में हल कर जाओगे क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1901 से प्रारंभ किया गया है। अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शुरुआत उस समय जब हुई थी, मतलब जब नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था, तो उस टाइम नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। तो अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 से हुई थी। याद रखिएगा इसको। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो एक साथ में 3 लोगों को अधिकतम दिया जा सकता है। जनरली आप जानते हो इस बार भी कई कई मतलब 3-3 के जोड़ों को मिला था। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में। उसमें भारत गुलाम था, आपको याद होगा। आप जो ये जनगण मन पढ़ते हो, ये इनकी एक पत्रिका थी तत्वबोधिनी, उसमें प्रकाशित हुआ था, इसी के लिए इनको मिला था, जानते रहिएगा। अब हम ये देखेंगे कि भारतीय जो व्यक्ति हैं, क्योंकि नोबेल पुरस्कार से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन से भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था या फिर किस क्षेत्र में मिला था। ध्यान से समझिएगा। अब इसको आप किसी विषय से नहीं रिलेट कर सकते। पूछ लिया कि इस भारतीय को नोबेल पुरस्कार कब मिला था या फिर किस क्षेत्र के लिए मिला था, तो किस सब्जेक्ट से जोड़ेंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। लेकिन पूछा जाता है, इसलिए इसको भी ध्यान देखिए किन किन भारतीयों को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो आइए देख लेते हैं। अब जैसे बात कर लें रविन्द्रनाथ टैगोर को, इन्हें इनका जो समय था 1861 से 1941 तक था, मतलब कि इनका जीवन काल था। 1861 में पैदा हुए, 1941 में मर गए। और इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था, इनकी एक पत्रिका थी गीतांजलि के लिए, जो तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित होती थी, गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो भारत के थे, याद रखिए, प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए मिला था। और उस समय इनकी एक पत्रिका प्रकाशित होती थी तत्वबोधिनी, उसमें भी इसको प्रकाशित करवाया था। तो इनको मिला, कब मिला था? 1913 में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको मिला था। अगर पूछा जाए कि किस क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, तो कविताएं लिखते हैं। कविता किससे संबंधित होता है? साहित्य से। इनको साहित्य का नोबेल दिया गया था, याद रहेगा। चंद्रशेखर वेंकट रमन, 1888 से 1970 तक इनका समय था, मतलब इनका जीवन काल था। इन्हें भौतिक शास्त्र का नोबेल, मतलब भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में काम करने के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी याद रखिए, 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिक विज्ञान के लिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? व्यक्ति कौन है, किस क्षेत्र में पाया और सन कब पाया। तो और अगर इन तीनों में से भी पूछा जाए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो किस क्षेत्र में पाया, क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जानते रहेगा। इसके अलावा अगर देखें, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है। इनका समय 1922 से 2011 तक था। चिकित्सा के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1968 में। इन्होंने क्या बताया था? जीन टेक्नोलॉजी, जैसे आप वो नाम सुनते होंगे, ये संरचना याद है क्या है? ये पढ़े होंगे, ये डीएनए है। तो डीएनए कोडिंग किया था इन्होंने और बताया था कि डीएनए में जो जीन होते हैं, ये जीनों की कोडिंग के बारे में इन्होंने बताया था कि किस जीन को कहाँ से बदल कर किसी भी चीज़ में, किसी भी वस्तु में, किसी भी जीव में, किसी भी पौधे में उसके जीन में चेंजिंग करके उसकी कमियों को निकाला जा सकता है। तो जीन एडिटिंग के बारे में इन्होंने बताया था हरगोविंद खुराना। इसके लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अब इनके अलावा कौन कौन मिला था, किसको नोबेल पुरस्कार बात करें तो मदर टेरेसा को मिला था। इनका जो समय था 1910 से 1997 तक था। शांति का इन्हें नोबेल मिला था। क्षेत्र जरूर जानते रहिएगा, किस क्षेत्र का मिला था, शांति का 1989 में, सॉरी 79 में। मदर टेरेसा को अल्बानिया की थी, आप जानते होंगे, भारत में आकर रहती थी, तो याद रखिएगा। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्होंने चंद्रशेखर सीमा और ब्लैक होल्स के बारे में बताया था, इनका भी समय 1910 से 1995 तक था। इन्हें भी भौतिक शास्त्र का नोबेल मिला था। कब मिला था, 1983 में। याद रखिएगा, क्षेत्र भौतिक शास्त्र है। अमर्त्य सेन का नाम सुने होंगे, इनका जो समय था 1933 में पैदा हुए थे, अभी तक है, मरे नहीं हुए हैं। इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र का क्षेत्र याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है। वेंकटरमन रामकृष्णन को 1952 में इनका जन्म हुआ था। रसायन शास्त्र के लिए 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैलाश सत्यार्थी को आप जानते होंगे, आप अभी तो पढ़े होंगे, 1954 में इनका जन्म हुआ था। शांति के लिए इन्हें मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, याद होगा। और ये एक मिशन से जुड़े हुए हैं, उस मिशन का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन, सुने होंगे आप। ये तमाम फैक्ट हैं, आप किसी विषय से नहीं जोड़ सकते। भारतीय लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, इसलिए इनसे क्वेश्चन बन सकता है। बड़े स्तर पर जाने गए हैं, इसलिए भी बन सकता है, इसलिए इनको जानते रहेगा। अब नोबेल से संबंधित कुछ और बातें जो पूछे जा सकते हैं पेपर में या फिर आपकी जानकारी लिए जरूरी है। सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार किस देश को मिला है अभी तक, तो अमेरिका को मिला है। नोबेल पुरस्कार सबसे अधिक किस व्यक्ति को मिला है, तो ये डॉक्टर पार्लिंग को मिला है। सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है, डॉक्टर मैडम क्यूरी हैं, आप जानते होंगे इनके बारे में। नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिए जाते हैं, 10 दिसंबर को दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार शुभारंभ कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। नोबेल किसी क्षेत्र में काम के लिए मिलता है, ऑस्कर फिल्मों के लिए मिलता है। जैसे नोबेल सर्वश्रेष्ठ होता है, वैसे ऑस्कर फिल्मों का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1929 में। नोबेल की शुरुआत 1901 से, याद होगा आपको। इसके अलावा अगर बात करें तो किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ऑस्कर पुरस्कार सत्यजीत रे प्रथम भारतीय जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार जीता था, सुश्री भानु अथैया। गांधी फिल्म के लिए इनको दिया गया था, भानु अथैया को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 1957 में हुई थी। वो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, रेमन मैग्सेसे उनका नाम ही था। उनकी मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो जाती है, तो उन्हीं की याद में फिलीपींस सरकार के द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो इसी रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिए, किसी विशेष नहीं जोड़ेंगे आप, इसको ऐसे ही याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, एशिया का नोबेल रेमन मैग्सेसे। किस देश की सरकार, फिलीपींस की सरकार। कब से दिया जा रहा है, 1957 से दिया जा रहा है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, सन नहीं पूछता। अक्सर आपके लेवल का जो पेपर होता है, एसएससी का जो पेपर होता है या फिर यूपीएसआई में भी सन बहुत कम पूछता है, पूछ लेता है, बड़े बड़े फैक्ट पूछता है, किससे संबंधित है यह पुरस्कार। तो जैसे इधर देखो, पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है, ये जो पुलित्जर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, मान लिया पूछ लिया गया, तो आपको पता होना चाहिए। पुलित्जर पुरस्कार 1917 में शुरू हुआ था, सन नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए किस क्षेत्र में दिए जाते, पत्रकारिता के क्षेत्र में देते हैं। बुकर पुरस्कार, ये जो बुकर पुरस्कार है ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, 1969 से दिया जा रहा है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो ये दिया जाता है, ये 1980 से दिया जा रहा है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार 1951 से दिया जा रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार आपको विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिए 1951 से दिया जा रहा है, सन याद रहेगा तो भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1999 से दिया जा रहा है, सामाजिक परिवर्तन और दलितों के लिए कोई काम कर रहा है तो उसको दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 1983 से दिया जा रहा है, परिवार नियोजन के लिए दिया जाता है, जो जनसंख्या को रोकने में काम करेगा उसी को दिया जाएगा, तो याद रखिएगा। डॉक्टर जी.डी. बिरला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1991 दिया जा रहा है, भारतीय संस्कृत और ग्रामीण सेवा के लिए दिया जाता है। आगे देख लेते हैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू सद्भावना पुरस्कार 1965 दिया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय न्याय एवं सद्भावना पुरस्कार 1993 से दिया जा रहा है, न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिस यूनिवर्स 1952 से शुरू हुआ है, और इसमें क्या करते हैं, विश्व के विभिन्न देशों से सुंदरियों को चुना जाता है जिनका दिमाग बहुत तेज हो। मिस वर्ल्ड, इसको शुरुआत 1951 से हुई है, तो याद रखिएगा। मिस यूनिवर्स जिसे ब्रह्मांड सुंदरी बोलते हैं 1952 से, और मिस वर्ल्ड जिसे कि विश्व सुंदरी बोलते हैं 1951 से शुरू किया गया। इसमें विभिन्न देशों की सुंदरियों मतलब लड़कियों का प्रतियोगिता कराई जाती है कि उनके पास कितना दिमाग है, उनका बुद्धि कौशल कितना है, उनकी मतलब बोलने की स्टाइल कैसे है, उनके शारीरिक बनावट के हिसाब से, उनके सुंदरता के हिसाब से तमाम चीज़ें परखी जाती है, उसके हिसाब से चुना जाता है।
तो भारत में भी कई लोग चुने गए होंगे, आप जानते होंगे, जैसे कि सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, रीता फारिया। चलिए चलते हैं आगे। अब कुछ चीज़ें हम ऐसे बताते चलते चलते रहे हैं, बताते चलते जा रहे हैं। आप एक दो बार ये वीडियो देख लीजिएगा, याद हो जाएगा और इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग या फिर अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यालय कहाँ? तिरुवनंतपुरम में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो का मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटक के बंगलुरु में है। इसरो का गठन कब हुआ था? 1969 में हुआ था। आगे देखते हैं। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक की स्थापना अहमदाबाद गुजरात में हुई है। श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज सैर कहाँ का मतलब कहाँ स्थित है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा का नाम बदलकर क्या कर दिया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया है। विकास एवं शैक्षिक संस्थान यूनिट कहाँ पर स्थित है? तो अहमदाबाद में है, जानते रहिएगा, गुजरात के अहमदाबाद में। आगे देखते हैं। इस स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो थुम्बा में हुई थी 1965 में। सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? अहमदाबाद 1967 में हुई थी। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जहाँ मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट है वो उसको जरूर याद रखना है। आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को। और रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब हुई थी, कब की गई? ये की गई थी 1963 में थुम्बा से। थुम्बा भूमध्यवर्ती रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? केरल। थुम्बा कहाँ पर है? केरल में है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। एक नाम सुनते होंगे आप, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी का फॉर्म भी आता है, सुने होंगे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। मुख्यालय याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल सीआरपीएफ का स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का स्थापना कब हुई? तो 1939 में हुई थी। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय कैडेट कोड एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो 1948। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रादेशिक सेना की स्थापना कब की गई थी? 1948 में। असम राइफल की स्थापना 1950 में। होमगार्ड्स की स्थापना, होमगार्ड जो बनाए जाते थे, इनकी स्थापना 1962 में भारत चीन युद्ध के समय बनाई गई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना, मतलब ये होमगार्ड मतलब समझते जो पुलिस में होमगार्ड्स होते हैं, इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। मतलब तब से होमगार्ड वाले पद शुरू किए गए थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना कब की गई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी स्थापना 1953 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंडो तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब की गई थी? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसकी शुरुआत 1962 में की गई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ नाम सुने होंगे आप। तो ये 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। सब नई दिल्ली में ही है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं, जानते रहिएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? 1969 में हुई थी, नई दिल्ली में है। तट रक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? इसका मुख्यालय कहाँ पर? 1978 में की गई थी, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। ये देखें। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका मुख्यालय कहाँ? मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना के बाद 84 चली थी, 86 पूरी तरह से हो गया था। रैपिड एक्शन फोर्स आरएपी का स्थापना कब की गई थी? इसका मुख्यालय कहाँ पर? 1993 में हुई थी, नई दिल्ली में। तो एक चीज़ तो कॉमन मिल रहा है आपको कि पुलिस से संबंधित जितना, मतलब सेना से पुलिस संबंधित जितनी भी चीज़ें थी, सबके मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आप एक नाम याद रखिए, नई दिल्ली, बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नई दिल्ली टिक करके आ जाइएगा। आइए कुछ चीज़ें और बता देते हैं जो पूछे जा सकते हैं पेपर में। जैसे किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो मोहिनी अट्टम है। देवदासी परंपरा मतलब समझते हो, देवताओं को लड़कियां दान दे दी जाती थी। लोग जब जिनको बच्चा नहीं होता था तो मंदिर में जाकर मानता मानते थे कि अगर हमको बच्चा हो जाएगा तो हम अपनी बेटी आपको दान कर देंगे। तो ऐसे क्या होता था, ये कर्नाटक के क्षेत्र में और तमिलनाडु के क्षेत्र में होता था। इसमें क्या होता था, जब बच्चा होता था तो अपनी पहली लड़की को ले जाकर मंदिर में दान कर देते थे। अब वो लड़की पूरी ज़िंदगी मंदिर में भगवान की और मतलब देवदासी, मतलब देव की दासी, और उस पंडित पुजारी की जो उसमें रहता है उसकी दासी बनकर रहेगी। तो ये देवदासी परंपरा चल रही थी, बड़ी खतरनाक परंपरा थी, लड़कियों का बड़ा शोषण होता था। हालांकि अभी बंद है। तो कह रहा है कि किस नृत्य का संबंध देवदासी से है? तो मोहिनी अट्टम से है। कौन सा नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो उट्टान तुलन। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भारतनाट्यम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जी हाँ, नृत्य शैलियाँ देख लेते हैं। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक उत्तर प्रदेश का है, जानते रहिएगा। कथकली मोहिनी अट्टम केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी ओडिशा का है। मणिपुरी मणिपुर का है, याद रखिएगा। ये थोड़ा देख लीजिए, कभी कभी पूछा जाता है। भारतनाट्यम से कौन संबंधित? सोनल सिंह, खासकर हेमा मालिनी का पूछा गया, याद रखिएगा।
वैजंती माला भी थी, यामिनी कृष्णामूर्ति भी हैं, मृणाली साराभाई हैं। ये वैजंती माला आप हीरोइन है जानते होंगे, यामिनी कृष्णामूर्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा इनको। और हेमा मालिनी क्या करती हैं, भरतनाट्यम। कथक में बिरजू महाराज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है इनका संबंध किससे है, बिरजू महाराज। और कोई इसमें याद रहेगा तो ना भी याद रहे चलेगा, बिरजू महाराज याद रखिएगा। कथक, कथकली, कथकली में अगर बात करें, इसमें जो एक नाम है ये गुरु शंकरन नंबूदरीपाद और केसी पन्नीकर, ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी की बात करें तो यामिनी कृष्णामूर्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। ओडिसी की बात करें तो ये पंकज चरण दास इंपॉर्टेंट है। मोहिनी अट्टम में भारती शिवाजी और कल्याणी अम्मा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेकिन पहला जिसको आपने बताया हेमा मालिनी वाला जो बताए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा उसको। कुछ चीज़ें और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछी जा सकती हैं। बेलूर मठ कहाँ पर है, तो एक कोलकाता में है। हौज खास कहाँ पर है, दिल्ली में है। वृंदावन गार्डन कहाँ पर है, मैसूर में है। मथुरा मत चले जाइएगा, वृंदावन गार्डन मैसूर में है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। खुदाई बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है, पटना में है। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम, याद नाम सुने होंगे आप, राष्ट्रीय आंदोलन में विनोबा भावे स्थापित किए थे। पवनार आश्रम कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर है, भोपाल में है, इंपॉर्टेंट है। पर्वती नगर मसूरी, ये तो जानते हो गया, उत्तराखंड में है। डलहौजी कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। एक पर्वतीय नगर है, हिल स्टेशन है, लोग घूमने जाते हैं। लैंसडाउन कहाँ पर है, तो ये भी उत्तराखंड में है। आनंद भवन जानते होंगे, इलाहाबाद में है। शालीमार बाग कहाँ पर है, श्रीनगर में है, वहीं पर निषाद बाग भी है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर है, तो रामेश्वरम में है। इसके अलावा अगर बात करें, चिल्का झील जानते होंगे, उड़ीसा में है। हम्पी का खंडर कर्नाटक में है। हवा महल जयपुर में है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें जितना बता रहे हैं, और आपको रिवीजन करना है, कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करी के जाइएगा पेपर में। आगे देखते हैं, हाथी गुम्पा किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। हाथी गुम्पा आप लेख सुने होंगे। नंदी हिल्स किस राज्य में के निकट स्थित, मैसूर में। साइलेंट वैली केरल में है, जानते होंगे आप। सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में है, जानते होंगे। जलियांवाला बाग अमृतसर में है, जानते होंगे। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जानते होंगे। इंडिया गेट दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, अंतर समझिएगा। विश्वविख्यात रॉक गार्डन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चंडीगढ़ में है। ये वाला देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, रांची को कहा जाता है। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में है। महरौली का स्तंभ नई दिल्ली में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं, डायमंड हार्बर साल्ट लेक सिटी कहाँ है, कोलकाता में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय युद्ध स्मारक पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में है। बहमनी और सुल्तानों का गोल गुंबज इंपॉर्टेंट है, ये बीजापुर में है। बीजापुर का गोल गुंबज आप सुने होंगे। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, सारनाथ में। फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था शांति निकेतन की स्थापना। आगे देखते हैं, इतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया था। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है, राजगीर में है। सांची का महान स्तूप कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, अवंतिका था, मतलब उज्जैन को पहले अवंतिका कहा जाता था। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, कौशाम्बी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मतलब कि कौशाम्बी में बौद्ध के लिए भी तीर्थ स्थल है और जैनों के लिए भी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में है। तो गोलकुंडा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। कपिल वस्तु नेपाल में। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में। दक्षिण भारत में पर्वतीय सैरगाह उद्दंडमन उद्गड उद्गमंडलम या ऊटी जिसे बोलते हैं, यहाँ पर ऊटी नाम देखिए। ऊटी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। एक हिल स्टेशन है, लोग घूमने जाते हैं। राज मूवी आप जानते होंगे, एक भूतों वाली मूवी थी, बहुत पहले बनी थी, उसकी ढेर सारी शूटिंग ऊटी में हुई थी। खजुराहो कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। दार्जिलिंग कहाँ स्थित है, चाय के लिए प्रसिद्ध है, पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग, जानते रहेगा। आगे देखते हैं, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, अशोक का है। भारत में प्राचीनतम तारा मंडल गृह कहाँ है, कोलकाता में। चिरापूंजी का नया नाम क्या है, सोहरा। चिरापूंजी जानते हैं सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उससे ज़्यादा मासिन राम में होती, पहले चिरापूंजी में सबसे ज़्यादा होती थी, अभी मासिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। दोनों कहाँ हैं, मेघालय में है। अमरनाथ गुफा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था। आगे देखते हैं, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है, तो बिहार में है नालंदा। श्री अरविंदो का आश्रम कहाँ था, पांडिचेरी में था, हमने कल भी बताया था आपको, पांडिचेरी में थे। और ये भी बताया था मैंने कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में, कि ये क्रांतिकारी थे, गरम दल के थे, पहले ये क्रांतिकारी थे, बाद में ये अध्यात्म से जुड़ गए, दाढ़ी उड़ी बढ़ा लिए और अपना एक आश्रम बनाए थे, जिनका नाम था अरविंदो आश्रम, पांडिचेरी में। कुछ चीज़ें और जो बहुत बड़े स्तर पर जानी जाती हैं, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन में जंतर मंतर नाम से वेधशाला किसने बनवाया था, सवाई राजा जय सिंह ने। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है, तो मुंबई के समीप है।
पुष्कर झील कहाँ पर, राजस्थान में है। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया था। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है, सिंह सेंचुरी मतलब कि एशियाई शेरों के लिए। कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, कैसानी को कहा जाता है। आप कैसानी को खोज कर बताइएगा किस राज्य में कहाँ पर है। कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में है, नैनीताल में है। उत्तराखंड के गारो हिल्स कहाँ पर है, गारो खासी जयंती मेघालय में पहाड़ी है, जानते हो आप। ग्वालियर का किला किसने बनवाया था, तो राजा मान सिंह तोमर ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। और श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किसने किए थे, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। भारत के चारों कोनों पर 4 मठ स्थापित किया था शंकराचार्य ने, तो इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ पर है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी। कुछ चीज़ें और रिवीजन कर लीजिए। पीसा का मीनार कहाँ पर, इटली में है। पिरामिड कहाँ पर है, मिस्र में है। एफिल टावर 1887 से 1889 में के बीच निर्मित की गई, ये कहाँ पर है, पेरिस में है। फिनिक्स का फार्म कहाँ पर, डरबन में है। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो विश्व का पहला नेशनल पार्क था, अमेरिका के यूएसए मतलब अमेरिका में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये अमेरिका में है। आगे देखते हैं। विश्व के 7 नए अजूबों में एक चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है, कहाँ पर है, मैक्सिको में है। लंका शायर कहाँ पर स्थित, ब्रिटेन में। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेड स्क्वायर कहाँ पर स्थित, मॉस्को में, रूस में। पंजशीर घाटी कहाँ पर, अफगानिस्तान में। अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में है, तो कंबोडिया में है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ये जो एफिल टावर है इसका डिजाइन किसने बनाया था, सर गुस्ताव एफिल ने। कंबोडिया में स्थित भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना अंकोर वाट का मंदिर ही है। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है, विष्णु को है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तक्षशिला पाकिस्तान में है। जनरल चीज़ है। अक्सर पेपर में सरल चीज़ें ही आती हैं, लेकिन हम अगर रिवीजन नहीं किए रहते तो गड़बड़ हो जाता है। झुकी हुई मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ पर है, इटली में है। वेलिंग वॉल कहाँ पर है, तो जेरूसलम में है। पेंटागन कहाँ है, अमेरिका में है। एलआईसी पैलेस कहाँ पर है, फ्रांस में है। पशुपतिनाथ मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काठमांडू के, नेपाल में। आइए कुछ क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं। खेल में किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी जानते हो। हॉकी में 11 होते हैं। फुटबॉल में 11 होते हैं। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल 11-11 होते हैं एक टीम में। क्रिकेट में कबड्डी में 7 होते हैं, जानते रहेगा। अगर बात करें रग्बी फुटबॉल का, तो 15 लोग होते हैं। पोलो में 4 होते हैं। वाटर पोलो में 7 होते हैं। और बेसबॉल में 9 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं। खो खो में 9 होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं, याद रखिए। टेनिस की अगर बात करें तो टेनिस में 1 या 2 होंगे। अगर सिंगल होगा तो 1-1 खिलाड़ी रहेंगे, डबल होगा 2-2 खिलाड़ी रहेंगे। बैडमिंटन में 1 या 2, सिंगल होगा तो 1 खिलाड़ी, डबल होंगे तो 2-2 खिलाड़ी। टेबल टेनिस में 1 या 2 वही सिस्टम है। क्रॉके होता है 1 खेल, 13 से 15 लोग होते हैं। आइस हॉकी में 19 लोग होते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी पेपर में कुछ शब्दावलियाँ कंप्यूटर के दे देता है और पूछ लेता है कि इसका फुल फॉर्म बताएं। जनरली आप पाते होंगे 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जो कि कंप्यूटर की हैं और बार बार पूछी गई हैं, तो उनके नाम फुल फॉर्म देख लेते हैं। और बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, रट डालिएगा इनको। जैसे दे देगा CAD, कैट का फुल फॉर्म बताएं, तो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CPU को जनरली आप जानते होंगे, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। और CD-ROM का होता है चेंज डायरेक्टर रूट रीड ओनली मेमोरी। डॉस का होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, इसका नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप जनरली जानते होंगे। उसका भी काम वही कंट्रोल करना ही होता है, तो इसलिए कहीं कहीं कंट्रोल भी लिख कर आता है। ठीक, अब जनरली जो पढ़ के आए हो, सेंट्रल पढ़ के आए हो। आगे देखिएगा। डॉस का होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTP का होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ईमेल का होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। HIML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। IBM का होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सुने होंगे ये तमाम चीज़ें। आगे देखते हैं। JDBC का होता है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। लाइन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। LCD का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। OCR का होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आगे देखते हैं। PDA का होता है पर्सनल डाटा अथॉरिटी। प्रोम का होता है प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। PCXT का होता है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी। प्रोम का होता है प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। WW का होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अगर कुछ चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा आपको कंप्यूटर की, तो वैसे आप सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट भी है। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, आप जानते होंगे। और विश्व का प्रथम डिजिटल जो कंप्यूटर था उसका नाम ENIAC था, जानते होंगे। और देश में पहली बार, मतलब भारत में पहली बार कंप्यूटर नीति 1984 से लाई गई थी। भारत का पहला जो कंप्यूटर था वो सिद्धार्थ नाम था उसका, जानते होंगे आप। और
कंप्यूटर में जो चिप प्रयुक्त होती है, आईसी चिप जो होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है, जानते होंगे। देश का जो पहला कंप्यूटर के डाकघर बनाया गया था वो दिल्ली में बनाया गया था। और ये कंप्यूटर नेट से चलता है, तो जानते हो आप, ढेर सारा काम नेट के माध्यम से होता है। और कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे डॉक्टर राज रेड्डी। जनरली ये वैसे नहीं पूछा जाता, इसको याद रखिएगा। और बात करें अगर विश्व के पहले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की, तो उसका नाम था क्रे क्रे 1S, जानते रहेगा। अमेरिका में इसे बनाया गया था। अगर बात करें कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, तो बिट होती है, जानते होगे आप। बिट से बाइट बनता है, बाइट से एमबी बनता है, एमबी से किलोबाइट बनता, सॉरी, बाइट से किलोबाइट बनता है, किलोबाइट से मेगाबाइट बनता है, मेगाबाइट से आगे बनता है गीगाबाइट बनता है। तो जानते होगे आप, जनरल चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो किसी की सब्जेक्ट से जुड़े नहीं रहते हैं और फिर भी पेपर में बराबर पूछे जाते हैं, कंप्लीट कराने का प्रयास किया है। अभी और भी बहुत सारे वीडियो बनाने हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स के भी बनाने हैं, कुछ करंट अफेयर्स के बनाने हैं। और जो बच्चे जिन लोग का पेपर है, आप उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी थोड़ा सा इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प होगी यहाँ पर। और अच्छे से पढ़ते रहिए। और आपको किस पर नया टॉपिक पर, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर वीडियो जरूर बना दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।